देखो अपना टॉपिक था कूट भाषा, कोडिंग और डिकोडिंग। मैंने बताया था कि यदि एक वर्ण दिया गया है तो केवल विपरीत का नियम लगता है। अब जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया आर के जी एम टी, जैसे ये दे दिया, इसको किसी सांकेतिक भाषा में सी के जी बी डब्ल्यू, जैसे इसको क्या लिखा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो क्या होता है कि एक तो नॉर्मल सी कंडीशन ये होती है कि पहले का संबंध पहले से होता है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। आर को टी लिख रखा है तो आर को टी लिख दिया तो बीच में एक एस छोड़ दिया, के को एम लिख रखा है तो जे के एल छोड़ दिया, जी को आई लिख रखा है तो जी को एच छोड़ दिया। मोटी बात यह है कभी तो एक एक छोड़ देंगे, कभी दो दो छोड़ देंगे, ठीक है, कभी पहले में एक छोड़ दिया, अगले में दो छोड़ दिया, उससे अगले में तीन छोड़ दिया, एक सीरीज बनाएंगे, कभी पहले अगला एक में पीछे का, एक आगे का एक पीछे का। तो इसमें एक छोड़ रखा है तो सिर्फ एक या दो देखने हैं, उससे पता लग जाएगा भाई कितने छोड़ रखे हैं। अब सी के बाद डी छोड़ते ही ई आ जाएगा, जे के एल छोड़ते ही एम आ जाएगा, जी के बाद एच छोड़ते ही आई आ जाएगा, बी के बाद सी छोड़ते ही डी आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स छोड़ते ही वाई आ जाएगा। एक तो निकालने का ये तरीका है इसका, ठीक है। अगर एक एक छोड़ रखे तो उसमें भी एक एक छोड़ दो, दो छोड़ रखे तो उसमें भी दो दो छोड़ दो, तीन छोड़ रखे हैं तो उसमें भी तीन तीन छोड़ दो। पहले का संबंध पहले से होता है, दूसरे का संबंध दूसरे से होता है। अब देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो अब इसमें समय कैसे बचाना है, ऐसे करेंगे तो समय एक मिनट भी खराब हो जाएंगे, हमें तो समय बचाना है। अब जैसे इसमें ऑप्शन देंगे हमें, जैसे ऑप्शन दे दिया ई एम आई डी वाई, एक ऑप्शन में ये दे दिया, एक ई एम आई सी वाई सी ऐसे दे दिया, ई एम जैसे एम ई टी एक्स ऐसे दे दिया, आर पी जी के क्यू जैसे ऐसे दे दिया। अब इस तरह का क्वेश्चन देखते ही एक ही बात दिमाग में आनी चाहिए कि चार ऑप्शन मिलेंगे तो केवल वही ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा जिसमें स्टार्टिंग के या तो दो अक्षर मिलते हैं या तीन अक्षर मिलते हैं। अब जैसे इसमें ई एम आई मिल गई, इसमें ई एम आई, इसमें अलग है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, या तो ऑप्शन दैट इज या दैट इज, या तो ये आंसर है ये आंसर। अब तीन तीन अक्षर तो मिल गए, इनको तो छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो तीन तीन को। तो चौथा अक्षर इसमें डी है, इसमें सी है, तो केवल चौथा अक्षर देखना है, एक दो तीन चार, चौथा अक्षर एम को एक दो तीन चार, एम को ओ लिख रखा है, बस ये देखना है, एम को ओ लिखा है, एम को ओ लिखा है तो केवल एन छोड़ दिया, एक अक्षर छोड़ दिया एन। अब इसमें चौथा ही अक्षर देखना है कि बी में सी छोड़ते क्या आएगा डी, तो जिसमें डी है वही आंसर हमारा चलेगा। वही अक्षर देखना जो नहीं मिल रहा, जैसे मान लो शुरू में दो दो मिल रहे हैं तो वो दो दो छोड़ दो, उसको मत देखो। तीसरा अलग है तो केवल तीसरा देखो, तीसरे में एक छोड़ रखे है या दो छोड़ रखे या तीन छोड़ रखे या चार छोड़ रखे। ये समय बचाना है, बाकी करने का ये तरीका है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ऐसे करेंगे, वही संबंध को बनाते हैं। लेकिन समय बचाने के लिए ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में ऑप्शन वही चूज करेंगे जिसमें शुरू के तीन मिल रहे हैं या शुरू के चार मिल रहे हैं या शुरू के दो मिल रहे हैं। अब देखो मैं कहूं कि सी के जी एम टी को किसी सांकेतिक भाषा में आर पी जी के क्यू को क्या लिखा है। अब सुनो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। मैंने बताया था कि पहले का संबंध पहले से होता है, दूसरे का संबंध दूसरे से होता है, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। बट एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे सी को वी लिख रखा है, सी चूंकि तीसरे स्थान पर होता है और वी होता है 22वें स्थान पर होता है। अब
19 का अंतर तो छोड़ नहीं सकते। अगर ये जो डिफरेंस है ये यदि 7 से अधिक का अंतर है, ज़्यादा ज़्यादा 7 1 का अंतर होगा, 2 का होगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, अगर अब इसमें 19 का अंतर आ गया, 3 से 22वां, यानी कि बीच में 19 अक्षर छोड़ दिया, तो ये अंतर यदि 7 से अधिक का आता है, किससे अधिक का आता है? 7 से अधिक का आता है, तो बगैर समय खराब करे उसमें तुम्हें केवल एक ही संबंध बनाना है कि इसमें अंतिम वर्ण का संबंध प्रथम वर्ण से होता है। ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, यानी कि टी के बाद वी आता है, एम के बाद एन आता है, जी के बाद एच आता है, के के बाद एल आता है और सी के बाद डी आता है। तो इसमें ओ पी क्यू के बाद आर, जे के बाद एल, जी के बाद एच, पी के बाद क्यू और आर के बाद एस, दैट इज आंसर। ये आंसर रहेगा। लिखो ये बात नोट करके, जब पहले वर्ण का पहले वर्ण के साथ पहले वर्ण के साथ 7 से अधिक का अंतर हो, 7 से अधिक का अंतर हो, तो अंतिम वर्ण का संबंध प्रथम वर्ण के साथ होता है। तो अंतिम वर्ण का संबंध प्रथम वर्ण के साथ होता है। अंतिम वर्ण का संबंध प्रथम वर्ण के साथ होता है। अंतिम वर्ण का संबंध प्रथम वर्ण के साथ होता है। ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, ये उतार लो ये कंडीशन। अंतिम वर्ण का संबंध प्रथम वर्ण के साथ होता है। बेटा समझ में आया? फिर समझाऊं, आगे समझो। यदि 7 से अधिक का अंतर है तो ये कंडीशन लगेगी। एक देखो, एक वाउल होते हैं, वाउल तो तुम्हें पता ही है, हिंदी में स्वर बोलते हैं। इसमें ए ई आई ओ यू होता है, जैसे 5 वाउल होते हैं और 2 सेमी वाउल होते हैं। ए और ई 2 सेमी वाउल होते हैं। इंग्लिश में 5 वाउल होते हैं, 2 सेमी वाउल होते हैं। पांच वाउल होते हैं और 2 सेमी वाउल होते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक्सप्लोर को यदि किसी सांकेतिक भाषा में 03 लिखा जाता है तो एक्सपेंडिचर को क्या लिखा जाएगा? अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह का क्वेश्चन 01, 02, 03 यानी 0 लग मैक्सिमम 5 तक ही लगा लो। एक कितना भी बड़ा शब्द हो उसमें वाउल 5 तक ही आ सकते हैं। तो इसमें वाउल अलग छाट रखे हैं। जैसे एक तो ई वाउल हो गया, एक ओ वाउल हो गया, एक ई हो गई, तो यहाँ 03 लिख दिया। तो इसमें वाउल छाटेंगे ना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो इसका हमें ऑप्शन में 5 मिलेगा। हम आंसर करेंगे 5। तो इसमें केवल वाउल अलग कर रखे हैं बस। इसमें ये जो शब्द दे रखे है, इसमें जो वाउल हैं, जो स्वर हैं, केवल उनको अलग कर दिया। कई बार क्या करते हैं कि ये वाउल बटे कॉन्सोनेंट भी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4। तो 3 बटे यदि 4 लिख दिया तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हम 5 बटे 6 ये ऑप्शन मिलेगा। बेटा समझ में आएगा ना? बताओ। वाउल ऊपर लिख दिया, कॉन्सोनेंट नीचे लिख दिया। एक बार ये दे दिया था हमें एग्जाम में, यदि रूट को 02 लिखा जाता है तो सूट को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर भी 02 ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 ही स्वर हैं, तो 2 ही इसमें स्वर है। कई बार केवल स्वर लिख देते हैं, वाउल लिख देते हैं, और कई बार वाउल बटे कॉन्सोनेंट लिख देते हैं। अब जैसे एसएससी में ECGL CPO लेवल में आते हैं ना क्वेश्चन, तो उसमें इस तरह क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे इसमें टोटल कितने स्वर हैं? 1 स्वर है, 2 स्वर है, 3 स्वर है। तो 3 स्वर है तो 3 का वर्ग कर देंगे 9। तो यहाँ 5 स्वर हैं, तो हमें ऑप्शन मिलेगा 25, यानी स्क्वायर कर दिया उसका। 3 स्वर हैं, वाउल कितने हैं? 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। नीचे वाले में स्वर कितने हैं? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25।
समझ में आ गई। एक इस तरह दे देते हैं, जैसे मान लो यदि u को 0,3 लिखा जाता है तो v को क्या लिखा जाएगा। तो u कौन से स्थान पर है, u है 21वें स्थान पर, u है 21वें स्थान पर। तो एक तो ये क्रम है ना, ये क्रम थोड़ी सी हल्के से याद कर लो ताकि ये समय बच जाए हमारा। u 21 पर है तो इन दोनों अंकों को जोड़ दिया, 2 और 1 3 लिख दिया। v है 22 पर तो इनको जोड़ देंगे तो 2 और 2 4 आंसर आ जाएगा। u 21 पर है तो 21 में एक तो 2 हो गया और 1 1 हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया। v 22 पर है तो 2 और 2 4 हो गया। एक जैसे इस तरह दे देते हैं, देखो जैसे मैं कहूं कि मुकेश है, मुकेश है, मुकेश को मान लो 24 लिखा जाता है तो राकेश को क्या लिखा जाएगा। अब तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जिसका मान 23 24 25 26 आए ना, जिसका मान 23 आए 24 आए 25 आए 26 आए, तो उसके लिए सिलेक्टेड तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यदि ये इनमें से कोई भी मान दे रखा है तो उसमें केवल क्या रखा है कि ये जो स्वर है वाउल है इनको तो यहाँ लिख दिया 2 और 1 2 3 4 4 यहाँ लिख दिया। इसमें 1 स्वर 2 स्वर 2 तो यहाँ लिख देंगे और व्यंजन कितने हैं कॉन्सोनेंट 1 2 3 4, तो इसका आंसर भी 24 आएगा। मतलब स्वर आगे लिख दिए व्यंजन पीछे लिख दिए। सिकंदर समझ में आएगा ना बेटा, आ गया समझ में आ गया ना, स्वर आगे लिख दिया व्यंजन पीछे लिख दिया। देखो एक होता है संख्यात्मक मान कैसे निकालते हैं हम, इनके वर्णों का, जो वर्णों का संख्यात्मक मान है संख्यात्मक मान कैसे निकालेंगे। जैसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि s कौन से स्थान पर है। जैसे टोटल 26 अक्षर होते हैं तो s कौन से स्थान पर है। पहले तो s के लिए h का याद रहना जरूरी है। h 8 पे है क्योंकि a 1 पर, b 2 पर, c 3 पर, d 4 पर, e 5 पर, f 6 पर और g होता है 7 पर और h होता है 8 पर। मैंने कल एक बात बताई थी कि s की रिक्वायरमेंट है, h वी नो दैट 8 पर है। दोनों का जोड़ मैंने कितना बताया था कल 27, तो 27 में से 8 घटाओगे तो s कौन से स्थान पर आएगा 19 में। बताया था ना कल, लिखवाया था कि दोनों का योग हमेशा 27 होता है, किसी भी वर्ण और उसके विपरीत का योग हमेशा 27 होता है। अब सुनो, मैं कहूं कि यदि राम को संख्यात्मक मान का मतलब संख्या देंगे, मान देंगे, इनकी वैल्यू देंगे। जैसे राम है, राम को किसी सांकेतिक भाषा में 32 लिखा जाता है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। अब जैसे ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो संख्यात्मक मान में सारी वैल्यू देंगे। वैल्यू कैसे कैसे वैल्यू देते हैं, ये इसमें 8-9 प्रकार की वैल्यू देते हैं, तो वे सारी तुम्हें आज समझनी है। आज का टॉपिक यही है। एक बात बताओ, ये जो मान दे रखे है 32, तो आर कौन से क्रम पर है, मुंह से बोलो। आर 18 पर है। ए कौन से पर है, एम कौन से पर है। जब इनको जोड़ोगे ना तो इसका मान 32 बन जाएगा। एम 13 पर, ओ 15 पर, एच 8 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, तो इसका जो मान आएगा 8 16 17 4 21 51, तो तुम्हें ऑप्शन मिलेगा 51। सिकंदर ना समझना बेटा, आ गया। ये है कंडीशन नंबर 1। अच्छा अब सुनो, ये अब जैसे
यहां अभी इतने आसान नहीं देते हो कि केवल इनका, एक तो इनका क्रम याद करना है, एक तो लिखना इस कंडीशन में है, प्लस बार बार पढ़ोगे तो वो याद करने तुम्हें R 18 पर, M इतने पर, H इतने पर, ये जरूरी है याद करना। याद नहीं है तो इसको ऐसे निकालने पड़ेंगे। जैसे हमें O देखना है कौन से पर है, तो L का पता है हमें, L 12 पर है, तो 27 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, O आ जाएगा 15 पर। इनका जोड़ 27 होता है। तो एक तो ये कंडीशन, इसमें देखने की बजाय याद ही कर दो एक बार इसको, क्योंकि ये आगे भी बार बार क्वेश्चन में काम आएंगे। तो एक कंडीशन तो ये है। इसी कंडीशन में जैसे राम में कितने अक्षर हैं ये बताओ। राम में है 3 अक्षर। देखो राम में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 अक्षर हैं। तो इनका जोड़ तुमने निकाल दिया 32 है, तो 32 में 3 जोड़ोगे तो राम को यदि 32 और 3 35 लिखा जाता है, तो मोहन को क्या लिखा जाएगा। इसमें 3 अक्षर हैं तो 3 ही जोड़े हमने, तो इसमें 3 नहीं जोड़ने, इसमें 5 जोड़ने हैं। 1 2 3 4 5, तो 51 में 5 जोड़ोगे तो क्या आंसर दोगे, 56। यदि 32 में 3 घटाकर राम को यदि 29 लिख दिया, तो तुम्हें 51 में 5 घटा के मोहन को 46 आंसर देना है। यदि 32 को 3 से गुणा कर दिया, 1 2 3, 32 96 लिख दिया, तो तुम्हें मोहन का मान बताना है। 51 को 5 से गुणा करके 255 बताना है। यदि पांचवी जो लास्ट कंडीशन है, राम का क्रम 32 आ गया, तो 32 को यदि उल्टा करके लिख दिया, 23 लिख दिया, तो तुम्हें मोहन को उल्टा करके तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो 15 रहेगा। ये 5 कंडीशन होते हैं। या तो तुम्हें कंडीशन ये दी जाएगी या ये 5 कंडीशन होते हैं। समझ में आए लिखवाऊं या ऐसे लिख लोगे, आ गई तो उतार लो फिर ये ऐसे। जितने अक्षर होते हैं ना, उनको जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या गुणा किया जाता है, या उनको विपरीत क्रम में लिखा जाता है। या उनको विपरीत क्रम में लिखा जाता है। बेटा एक बार है ना, मैंने करके दिखाओ तुम। यदि कार को किसी सांकेतिक भाषा में $25 लिखा जाता है, तो ट्रक को क्या लिखा जाएगा। शाबाश। बेटा उरे देख, ये दिख रखी, देखो सी को कौन सा क्रम है, ए का कौन सा क्रम है, आर का कौन सा क्रम है। एक तो कल जब भी आओ तो ये याद करके आओ, आर कौन से पर है, डब्ल्यू कौन से पर है, ये एक्स कौन से पर है, वी कौन से पर, ये तो याद करके आओ। अब आर देखना है तुम्हें, तो आई 9वें स्थान पर है, 27 में से 9 घटाओगे तो 18 पे आएगा आर। सिकंदर बेटा इतना टाइम लगाओ। अठहत्तर आ गए ना। अब बेटा देख, इसका जोड़ करोगे 22 आएगा। 3 है, 1 2 3 जोड़ के मैंने लिख दिया 25। इसका जोड़ करोगे तो 73 आएगा। तो इसमें 3 इसलिए जोड़े क्योंकि 3 अक्षर हैं, इसमें 5 इसलिए जोड़ोगे क्योंकि इसमें 5 अक्षर हैं। तो हमें ऑप्शन में 78 मिलेगा, यही हमारा आंसर रहेगा। सिकंदर इतना ढिल लो बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे बता रही था ना, कोई स्पीड भी को ना, फिर तर समझ मानो चाहिए यार इतना तो। अब देखो इसकी कंडीशन नंबर 2, देखो दूसरी जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 क्या है कि
जैसे मैं कहूं कि GO को 32 लिखा जाता है, तो सम को क्या लिखा जाएगा? अब बगैर समय खराब करे सिर्फ एक बात ध्यान देनी है कि सबसे पहला काम है वही, अभी जो हमने 5 कंडीशन लगाई है, पहले तो वो 5 कंडीशन लगाएंगे हम। जैसे G है, G 7 पर है, O 15 पर है, 15 और 7 कितने हो गए? 22। तो यहाँ 22 नहीं है, 32 है यहाँ, तो 22 तो है नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं है। मैंने बताया था या तो जितने अक्षर हैं वो जोड़े जाते हैं, 22 और 2 कितने हो गए? 24, नहीं है 24 भी। 22 में 2 घटाएंगे, नहीं है 20 भी। 22 को 2 से गुणा करेंगे, नहीं है 44 भी। तो ये जो शुरू में अभी करी हमने राम का जो 32 बताया था, ये कंडीशन 5 कंडीशन इसमें जब नहीं लगती तो इसमें कंडीशन नंबर 2 लगाओगे, ये भूल जाओ, वो 5 कंडीशन नहीं लग रही इसमें, तो इसका मतलब इसमें कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन है। और वो सेकंड कंडीशन क्या है कि उस कंडीशन में Z को 1 मान लिया, Y को 2 मान लिया, X को यानी कि अल्फा बीट को अपोजिट क्रम में लिख दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया। A चला गया 26 पर और Z कौन से पर आ गया? 1 पर। अब ऐसे गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि पीछे से जब गिनोगे तो G आएगा 20 पर। कितने पर आएगा? 20 पर। O पीछे से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, O आएगा 12 पर। और जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो GO का मान आ जाएगा 32। मोटी बात यह है, जब वे जो पहली कंडीशन है कि उसमें हमने कभी जितने अक्षर हैं जोड़ दिए, घटा दिए, गुणा कर दिया, तो जो वो कंडीशन नहीं लग रही, इसका मतलब सेकंड कंडीशन है। और इसमें सेकंड कंडीशन क्या होती है कि Z को मानेंगे 1, Y को मानेंगे 2, X को मानेंगे 3। अब ऐसे कैसे गिना जाता है? देखो, जब Z को 1 मान के गिनोगे ना तो समय कैसे बचाओगे? G का मान लेना है उल्टा। G का उल्टा मान क्या होता है? दोनों का जोड़ क्या होता है? 27। तो G का सीधा मान क्या होता है? G कौन से स्थान पर आता है? 7 पर। दोनों का जोड़ क्या होता है? 27। तो T कौन से पर है? 20 पर। तो जब उल्टा मान गिनोगे ना, Z को 1 मानोगे तो ये जो G है ये तो 20 पर हो जाएगा और T है वो 7 पर हो जाएगा। जैसे अब O का भी उल्टा मान लेना है, O वास्तव में 15वें स्थान पर होता है, और जब उल्टा मान गिनोगे तो 27 में से 15 घटाओगे तो O उल्टे स्थान पर होगा, 12वें स्थान पर होगा। तो ऐसे गिनेंगे ना 1 2 3, इसमें तो बहुत समय खराब होगा। तो टोटल तुम्हें क्या करना है, इसका जो सही मान है उसको तुम्हें 27 में से घटाना है। बेटा समझ में आएगी ना बात? बताओ, आ गई? ये सम का निकालो, जल्दी से जल्दी निकालो, शाबाश। हाथ चलाओ, देख थोड़ा सा स्पीड दिखाओ हल्की सी। उल्टा मान लो ना, इसका सही मान लेकर के 27 में से घटाते रहो, वो उसका उल्टा मान बन जाएगा। एस जैसे 19 पर है तो 27 में से 19 घटाओ, 8 आ गया। एस हो गया 8, O हो गया 12, M हो गया 14 और E हो गया 22। एक तो ये मान याद करो, देख मान याद नहीं करोगे ना तो वहां समय खराब करोगे, फिर वो समय लगेगा, क्या फायदा होगा? छप्पन 56। बेटा ये बताओ उल्टा मान लेना आया कि नहीं आया? ये उल्टा मान कब लोगे? जब वो पहली कंडीशन नहीं लग रही है। पहले तो वो पहली कंडीशन लगाओगे, वो यदि नहीं लगेगी तो फिर यही कंडीशन लगेगी, Z 1 हो जाएगा, Y 2 हो जाएगा, X 3 हो जाएगा। इसमें जो कंडीशन नंबर 3 है, कंडीशन नंबर 3 है कि इसमें कहेंगे जैसे राकेश को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को लिखा जाता है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा? अब मेरी बात सुनो, राकेश को ये लिखा जाता है तो मोहन को क्या लिखा जाएगा? आर कौन से स्थान पर है ये बता दो मेरे को। 18 पर। तो 18 पर आर है, ए 1 पर है, के 11 पर है, ई 5 पर है, एस 19 पर है, एच 8 पर है। तो इसमें जो थर्ड कंडीशन में जिसका क्रम 2.5 तक जाता है ना, उसमें तो अंकों को जोड़कर लिखते हैं। 8 1 9 लिख दिया, 1 को एज इट इज लिख दिया, 11 है तो 1 और 1 जोड़ के 2 लिख दिया, 5 को एज इट इज लिख दिया, 19 है तो 9 और 1 10 लिख दिया और 8 को एज इट इज लिख दिया। जिसका
क्रम दहाई तक जाता है उसमें तो अंकों को जोड़ के लिखा जाता है, और जिसका इकाई क्रम की रहता है, सिंगल अंक होता है, उसको एज इट इज लिखा जाता है। जैसे मान लो मोहन है, एम कौन से स्थान पर है, 13 पर है, तो 13 दो अंक हो गए ना, इसको अंकों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4, इसको लिख देंगे 4। ओ है 15 पर, 5 और 1 कितने हो गए 6, एच है 8 पर, ए है 1 पर, एन है 14 पर, तो 14 कैसे लिखेंगे, 4 और 1 5। तो जिसका दहाई का अंक होता है उसमें तो अंकों को जोड़ के, ये बैंकिंग में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है बैंकिंग में। एक तो कल का जो तुम्हारा काम रहेगा वो इन कर्मों को याद करोगे जल्दी जल्दी, R18 V22 ऐसे याद करोगे, P11 P16 K11, तो इस तरह याद करोगे ना, तो उससे समय बचेगा हमारा। उससे हमारा समय बचेगा। पहले तो बेटा ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं? जिसका अंक दहाई का हो, जिसका क्रम दहाई पे जाए, उसके तो अंकों को जोड़ के लिखेंगे, और जिसका क्रम केवल सिंगल है उसको एज इट इज लिखेंगे। जल्दी बताओ, सोहन को कैसे लिखोगे? इसी कूट भाषा में सोहन को कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ। सोहन, एस तुम्हारे सामने है, एस को 19 है तो 9 और 1 10 लिख दिया। ओ तुम्हारे सामने है 15, 5 और 1 6 लिख दिया। एच 8 है, ए 1 है, एन 14 है, एन को 5 लिख दिया। बेटा कितना है बताओ? 10 बिल्कुल ओके। इसमें कंडीशन नंबर 4, चौथी कंडीशन में क्वेश्चन होता है कि जैसे महेश को किसी सांकेतिक भाषा में, बड़े लिख देते हैं, महेश को किसी सांकेतिक भाषा में 14, 26, 19, 22, 8 और 19, तो बताओ रमेश को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें पता है, उसमें तो मैंने वो कंडीशन लगा दी थी कि जैसे एम 13 पर है तो दोनों को जोड़ के 14 4 लिख दिया था, ऐसे अभी वो कंडीशन थी। इसमें क्या होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ये बैंकिंग में आता है इस तरह का क्वेश्चन, तो इसमें विपरीत क्रम में लिखते हैं। जैसे m का उल्टा मान क्या होता है, a का उल्टा मान क्या होता है, h का उल्टा मान क्या होता है, e का उल्टा मान ले लेंगे, यानी कि z को 1 मान के, y को 2 मान के, x को 3 मान के उल्टा मान लिया जाएगा। जैसे m है, m कौन से स्थान पर है, 13 पर है, लेकिन जब उल्टा गिनेंगे तो 27 में से जब 13 घटाओगे तो m का मान क्या आएगा, 14, तो यहां m को लिख दिया मैंने, 14 लिख दिया। जब z 1 होगा तो a का मान क्या होगा, 26 होगा। h जब सीधा मान इसका 8 है तो उल्टा मान लोगे तो 19 होगा। इसका मान निकालो जल्दी से, रमेश का मान निकालो जल्दी से। कितना है बेटा? 90, 92, 61, 42, आगे 28। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल सही है, सही है, इसका उल्टा मान ले लिया। अब कंडीशन जो 5 है उसमें कहेंगे यदि L को 17, 28 लिखा जाता है तो M को क्या लिखा जाएगा? तो यदि इसका जो क्रम है ये 4 अंकों तक चला जाता है तो तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये क्यूब है,
किस संख्या का क्यूब है। कल जैसे मैंने 10 तक बताया था ना, तो आज मैं 15 तक बताता हूँ। लिखो 11 का होता है 1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2193, 14 का होता है 2744 और 15 का होता है 3375। कल 10 तक बताए तुम्हें। 3375। एक बात सुनो, एल कौन से स्थान पर है ये बताओ पहले तो। 12 पर, ठीक है, एल 12 पर है ना। तो एल 12 का क्यूब कर दिया 1728, तो एम है 13 पर। यदि हमें 13 का क्यूब याद है तो हमें तुरंत ऑप्शन मिलेगा 21 स्थान में। यदि याद नहीं है तो फिर उसका क्यूब गुणा करके उसको मल्टीप्लाई करके फिर निकालना पड़ेगा। तो ये 15 तक नहीं 25 तक याद करने हैं तुम्हें। तो 5वीं कंडीशन में ये ऐसा क्वेश्चन आता है। अब जैसे मान लो हमें दे दिया, जैसे एन दे दिया, एन कौन से पर है? 14 पर। तो 14 का घन 2744 होता है, तो इसको उल्टा करके ऐसे लिख देंगे और पूछ लिया, ओ पूछ लिया, तो ये 44 72 हो गया। तो ये कंफर्म है कि ये क्यूब है और एन होता है 14 पर। 14 का क्यूब होता है 2744 होता है। 14 का जो क्यूब होता है वो 2744 होता है। तो इसमें उल्टा करके लिखेंगे, 44 पहले लिख दिया और 7 लिख दिया और फिर 2 लिख दिया। अब ओ पूछ लिया, ओ होता है 15 पर। 15 का जो घन होता है 3375 होता है। 3375 को जब उल्टा करके लिखोगे तो पहले तो आएगा 5, फिर आएगा 7 और फिर 3 और फिर 3, ये आएगा। ठीक है, तो ये क्यूब याद रहने अनिवार्य है। ये क्यूब स्क्वायर ये याद रहने जरूरी है हमारे पहाड़े। तो ये बार बार है ना रीजनिंग में, फिलहाल तो हम रीजनिंग ही कर रहे हैं, तो रीजनिंग में काम आएंगे। और मैथ करोगे तो मैथ में तो उससे भी ज्यादा काम आएंगे। मिटा दूं, देखो एक इसमें जिसमें कहूं कि यदि r को 81 लिखा जाता है, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो p को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन के अनुसार होते हैं। ये ऑप्शन भाई कैसे दे रखे हैं, तो जैसे मान लो r 18 पर होता है, 18 का जब उल्टा करोगे तो इसमें 81 बन जाएगा। p होता है 16 पर, 16 को जब उल्टा करोगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा 61। अगर ऑप्शन हमें इस तरह 61 ना मिले और ऑप्शन हमें दे दिया 100, 144, ठीक है, 81, जैसे ऐसे दे दिया, 121 ऐसे दे दिया 4 ऑप्शन, तो ये चारों स्क्वायर दे दिए। 10 का स्क्वायर है, 12 का है, 9 का है, 11 का है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, 81 स्क्वायर है। अच्छा, 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो r तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, इतनी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि r ये 9 का वर्ग है, तो r 9 पर होता है। क्योंकि जब पीछे से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का वर्ग क्या हो गया? 81। तो हमें पीछे से p गिनना है, p के कौन से स्थान पर है? ये 9वें स्थान पर है, तो p है 10 11वें स्थान पर है। तो 11 का वर्ग क्या होता है? 121। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 121। तो ये ऑप्शन देखना है कि भाई स्क्वायर कर रखे है या इसका क्रम विपरीत करके लिख रखे है। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में, यदि एम एन को किसी सांकेतिक भाषा में 72 लिखा जाता है तो पी क्यू को क्या लिखा जाएगा? तो एम एन यदि एम एन को किसी सांकेतिक भाषा में 72 लिखा है तो पी क्यू को क्या लिखा? तो वो सीधी वही बात है, दोनों को जोड़ेंगे। एम 13 पर होता है, एन 14 पर होता है, 13 14 27 होते हैं, 27 को उल्टा करके 72 लिख दिया, तो पी 16 पर होता है, ओ पी, और ये 17 पर होता है, तो इसका जोड़ आएगा 33। क्योंकि 33 को उल्टा करेंगे ना तो 33 ही आएगा। 27 को उल्टा करके तो 72 हो गया, लेकिन 33 को उल्टा भी करेंगे तो 33 ही ऑप्शन आंसर रहेगा हमारा।
ठीक है। तो लगभग इसमें जो जो वर्णों का जो संख्यात्मक मान था, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने तुम्हें सारी बता दी। कल वर्ग कितने तक किए थे हमने? कल 20 तक किए थे शायद, है ना। आज लिखो 21 का लिखो 441, 22 का लिखो 484, 23 का लिखो 529, 24 का लिखो 576 और 25 का लिखो 625। आज 5 क्यूब याद करने हैं 11 से 15 तक, और 5 आपको वर्ग याद करने हैं। सुनो, आज जो नई चीज सीखनी है, छोटी सी चीज, वो ये है कि किसी भी संख्या का जब भी वर्ग करना हो तुम्हें, किसी भी संख्या का, एनीवन, जैसे मैं कहूं कि 67 का वर्ग करना है स्क्वायर, किसी का भी 2 अंकों की कोई भी संख्या का जब वर्ग करना है तुम्हें, तो आज की जो नई बात सीखोगे वो यही सीखोगे। डेली एक नई बात सिखाऊंगा, वो मैथ में भी काम आएगी, रीजनिंग में भी काम आएगी। 6 का वर्ग क्या होता है ये बताओ? 36। 7 का वर्ग क्या होता है? 49। इन दोनों को गुणा करो आपस में, 6 को 7 को, और इसको फिर हमेशा 2 से गुणा करो, इस 2 से गुणा करो। 6 7 42 दूनी 84। इसमें 84 कब जोड़ोगे? यहाँ एक काटा मारोगे और यहाँ 84 लिख करके इनको जोड़ोगे, तो इसका जो वर्ग आएगा वो 44 नवासी आएगा। ये तरीका होता है। पहली संख्या का वर्ग, दूसरी का वर्ग, एक काटा मार दो और उनको आपस में गुणा कर दो। डेली एक बात नई सीखनी है तुम्हें। ये 20-30 बातें हैं नई, जो 20-30 दिन में सीख जाओगे। फिर सुनो, वैसे 74 का वर्ग करता हूं, देखो 74 का वर्ग करता हूं, तुम मुंह से बोलो खुद ही। क्या लिखूं मैं? पहले 7 का वर्ग लिखता हूं 49, फिर 4 का वर्ग लिखता हूं 16, यहां काटा मार दो, काटा मार दिया, इनको गुणा करो। 7 को किससे गुणा करोगे? 4 से, और इसको किससे करोगे? 28 दूनी 56। इसमें यदि 56 जोड़ोगे तो ये वर्ग हो जाएगा। सिकंदर आए बेटा समझ में? कर दोगे? एक करके दिखाओ जल्दी से, 76 का वर्ग करके दिखाओ जल्दी से, कितनी जल्दी करते हो? सतावन 7 का 49 और 6 का 36, यहाँ काटा मार दिया, इनको गुणा करो। 7 छंगी 42 और 42 दूनी 84, इसमें 84 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 57। शाबाश। पूनम समझ में आया बेटा? फिर बताऊं? वो फोटो उठा कर ला। देखो, हमने हिस्ट्री में एक टॉपिक बताया था कल, सबसे पहले बताया था, एक पहला टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता। ये बताया था, पढ़ के आना है। इसमें हर टॉपिक बताऊंगा एक टॉपिक में, और उसमें 10 क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, यदि पता हो तो मत लिखना, ना पता हो तो लिख लेना। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और यह एक ग्रामीण सभ्यता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता है और इसको हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं।
कई बार एग्जाम में पूछते हैं भाई कांसा जो होता है वो किसकी मिश्र धातु है, तो ये होती है तांबा और टीन की। तांबा और टीन मिलकर के कांसा बनता है। कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टीन की। अच्छा, एक इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक ही बात है, ये ओब्लिक लगा दी मैंने, ये ओब्लिक है, इसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नगरीय सभ्यता है। वैदिक सभ्यता तो है, वो तो ग्रामीण सभ्यता है, और ये नगरीय सभ्यता है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो विद्वानों के मतभेद हैं कि सिंधु घाटी का समय क्या है, बाकी इसका जो एग्जैक्ट समय माना गया है वो 2300 ईस्वी पूर्व से और 1700 ईस्वी पूर्व, इसका बिल्कुल क्लियर समय है। इसका समय जो माना जाता है वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो हड़प्पा जो नगर था, हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो इसकी सबसे पहले खोज 1826 में चार्ल्स मैनन ने की थी। मैशन बोलते हैं इसको, मैनन भी कहते हैं, इंग्लिश हिंदी के दोनों का उच्चारण अलग अलग है, मैशन भी कह सकते हो। चार्ल्स मैशन ने 1826 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो यह बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका तुम्हें एक तो क्षेत्रफल बताना है और एक इसका आकार बताना है। पहला क्वेश्चन, दोनों बताना है। इसका क्षेत्रफल कितना है, दूसरा जो क्वेश्चन बताना है कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी जो मुख्य विशेषता क्या मानी जाती है। मुख्य विशेषता क्या माने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो नगर है यह किस नदी के समीप है। यह किस नदी के समीप है, हड़प्पा नगर किस नदी के समीप है। चौथा क्वेश्चन लिखो, इसमें हड़प्पा जो सभ्यता थी इसमें कौन सा खेल मुख्य खेल था। इस समय कौन सा खेल मुख्य खेल था। पांचवा क्वेश्चन बताना है तुम्हें, इसमें इस समय प्रमुख उद्योग कौन सा था। छठा क्वेश्चन बताना है जो इस समय की जो मोहरें थी, मोहरें होती हैं, मोहर होती है, तो वह मोहरें किसकी बनी होती थी। बेटा यदि तुमने पढ़ा है जब तो इनके क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दोगे, और नहीं पढ़ा तो दोगे नहीं आंसर। इस समय वृक्षों में प्रमुख वृक्ष कौन सा था जिसकी ये पूजा करते थे। वृक्षों में किसकी पूजा करते थे। वृक्षों में ये लोग किसकी पूजा करते थे। इनकी लिपि कैसी थी और इनके पतन का कारण क्या था। इस सभ्यता के लोगों का पतन का कारण क्या था। और अब तक जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें कितनी बस्तियां खोजी गई हैं।
कितनी बस्तियां इसमें खोजी गई। करो आंसर दो, 5 मिनट का समय तुम्हारे पास, इसके आंसर दो। ऐसे 10 क्वेश्चन रोज पूछूंगा हर टॉपिक में, घर पढ़ के आओगे, कुछ नई बातें मैं बताऊंगा, ऐसे मतलब जल्दी सिलेबस हो जाएगा। नहीं तो लिखवाएंगे ना तो इसमें समय ज्यादा लगेगा और समय हमारे पास कम है। सिकंदर पढ़ोगे ना बेटा, कल पढ़ोगे ना टॉपिक, यस और नो। बेटा पूनम, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आए। हाँ तो चलो 2-4 इसी में तो कर लो। बेटा थोड़ा सा सीरियस थम होगा ना तो ही फिर मैं सीरियस, जब भी मैं ज्यादा और बढ़िया पढ़ाऊंगा। थाने थोड़ा सीरियस है थोड़ा। मैं बता दी थाने सिर्फ ओनली 90 दिन की क्लास रहे जब मैं अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट है जाए। 90 दिन में लगभग सिलेबस कंप्लीट है जाए यदि तुम साथ तैयारी करोगा तो, अदरवाइज तो चाहिए 900 दिन में लाग जाएंगे तो भी बोले। देख सुनो, हड़प्पा जो संस्कृति है, हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो क्षेत्रफल तो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर और इसका आकार त्रिभुज के आकार का था। क्षेत्रफल त्रिभुजाकार में 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, ठीक है। और इसका जो आकार था वो त्रिभुज के आकार का था। ये बताओ हड़प्पा का की मुख्य विशेषता क्या थी। विश्व में 4 संस्कृतियां हुई हैं, जब में सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसमें जो सबसे मुख्य विशेषता थी यह नगरीय सभ्यता थी और इसकी जो विशेषता थी वो जल निकासी थी, जल की निकासी, जल का निकास सबसे मुख्य विशेषता थी इसकी। ये प्रचलित है सभी सभ्यताओं में। जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो केवल हड़प्पा की मुख्य विशेषता थी। हड़प्पा नगर किस नदी के समीप है? रावी। देख ले वो छोटी छोरी है, वो अभी +2 कर रही है बेटा, वह याद कर रही, हम भी याद करो। हड़प्पा नगर रावी नदी के समीप था। रावी, और रावी का प्राचीन नाम है परुषणी नदी, परुषणी रावी थी। रावी का जो प्राचीन नाम है वो परुषणी नदी था। दासराग्य इस नदी के समीप ही 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे दासराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं। दासराग्य युद्ध किस नदी के समीप लड़ा गया? तो रावी नदी के समीप, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन मिलता है और इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। लिख लो ये बात भी। दासराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था जिसमें राजा सुदास की विजय हुई और यह रावी नदी के समीप ही लड़ा गया था। अच्छा चल, तुमने याद किया है तो ये बताओ कि हड़प्पा जो नगर था इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी R.D. बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी ने 1922 में। इनका जो खेल था ना, वो मुख्य खेल था, वो ये मुख्य खेल इनका पासा खेलते थे। मुख्य खेल के रूप में ये पासा खेलते थे। इनका जो प्रमुख उद्योग क्या था बताओ? इनका था वस्त्र उद्योग। शाबाश। इनका जो प्रमुख उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग। अच्छा ये बताओ, इनकी जो मोहरें थी वो किसकी बनी होती थी? इनकी जो मोहरें थी ना वो सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी, सेल खड़ी का मतलब होता है, सेल खड़ी होता है मुलायम पत्थर।
मुलायम पत्थर की इनकी जो मोहरी थी वो बनी हुई थी। सेल खड़ी, सेल खड़ी का मतलब होता है मुलायम पत्थर। वृक्षों में प्रमुख वृक्ष जिसकी ये पूजा करते थे पीपल, पीपल की पूजा करते थे। वृक्षों में इनका जो प्रमुख वृक्ष था पीपल था, जिनकी ये पूजा करते थे। इनकी जो लिपि है ना, लिपि इनकी भावचित्रात्मक थी, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। इनकी जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। कई बार ये पूछते हैं कि आज तक कितने अक्षरों की खोज हुई है अब तक, तो तुम्हें 400 बताने हैं। अब तक 400 अक्षरों की खोज हो चुकी है। सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक 400 अक्षरों की खोज हो चुकी है। और इनकी जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, उसमें चित्र चित्र थे, वो पढ़ी नहीं गई आज तक। संसार की जो एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है वो हमारी देवनागरी है, और बाकी किसी की चित्रात्मक है, ठीक है, किसी की भावचित्रात्मक। तो मोटी बात यह है कि इनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। एक कई बार पूछते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में उनके पतन का क्या कारण है, उनका पतन कैसे हो गया। तो उनका पतन कई ऑप्शन आते हैं, बाढ़ के कारण हो गया या गरीबी के कारण हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर टीचर वाले एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन बार बार। तो याद रखना, जलवायु परिवर्तन इनके पतन का मुख्य कारण था। जलवायु परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन होने से इनका पतन हो गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण इनका पतन हो गया था। इन सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी बस्तियां खोजी गई, तो तुम्हें हमेशा यह बताना है 1400 बस्तियां अब तक खोजी गई हैं। 975 प्लस 425, 975 भारत में खोजी गई है और 425 पाकिस्तान में खोजी गई। अब तक 1400 बस्तियां खोजी गई हैं। ठीक है, 975 तो भारत में है और 425 है पाकिस्तान में। एक दो तीन बात और लिखो जल्दी जल्दी। चांदी के अवशेष सबसे पहले, चांदी के अवशेष सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए। चांदी के अवशेष ऐसे पूछेंगे, चांदी के अवशेष किस युग की देन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के। एक पूछेंगे जो ये एक पूछेंगे तुमसे कभी भी कि चिकित्सा की खोज, चिकित्सा की जो खोज हुई थी वो किस युग में हुई थी, तो तुम्हें बतानी है चिकित्सा खोज सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। चिकित्सा की खोज ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा वैदिक सभ्यता है। अगला टॉपिक हमारा वैदिक सभ्यता है। इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और वैदिक सभ्यता में एक तो ऋग्वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। इसका समय 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है और इसका 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। तो तुम्हें कल है ना ये टॉपिक पढ़ के आना है, ऋग्वैदिक काल, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय है, इसके बारे में जो भी बातें हैं वो सारी पढ़ के आनी है।